हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो हमारी बुक है उसका 6th और लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये जो बुक है इसमें सिर्फ टोटल 6 ही चैप्टर थे और 5 हम पहले कर चुके हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा देश भारत। ये 6th चैप्टर है इस बुक का और लास्ट चैप्टर भी है। इसी के साथ हमारी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज के चैप्टर से। तो देखिए चैप्टर का नाम हमारा देश भारत। तो इस चैप्टर में जो हमारा देश है भारत यानी कि इंडिया, इसके जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट बात हैं वो सारी बताई गई हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन है यहाँ पर कि जो भारत है वो एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यानी कि हमारा जो भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम इसकी उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या है, हमारा हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। तो ये चारों दिशाओं की जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं कि हिमालय, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये चारों तरफ से हमारे देश को घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब प्रायद्वीप क्यों कहा गया है, तो देखिए जो प्रायद्वीप है इसका अर्थ होता है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी द्वीप के बारे में, तो वहाँ पर एक शब्द आया था द्वीप और वहाँ पर उसका अर्थ भी बताया गया था कि द्वीप क्या होता है। अब यहाँ पर यही शब्द आया है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या है, वो भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। अब बात करते हैं भारत के बारे में। तो देखिए हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है टोटल वो है 3200 किलोमीटर। अब देखिए पहले जो टर्म यूज़ की जाती थी वो होता था उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, लेकिन अभी जो है कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर जो नाम है वो जम्मू कश्मीर ना आकर लद्दाख आया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सबसे उत्तरी राज्य है वो लद्दाख है। तो लद्दाख से और कन्याकुमारी तक जो विस्तार है वो है 3200 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, और पश्चिम में कच्छ जो कि कहाँ पड़ता है आपका गुजरात में, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार जो है वो 2900 किलोमीटर है। आपको याद होना चाहिए कितना हमारे भारत का विस्तार है। एक एक चीज़ आपको ये तो बिल्कुल रटे ही होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आगे लिखा हुआ है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि जो हमारा भारत है इसके स्थल रूपों में बहुत ज़्यादा विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। यानी कि कहीं पहाड़ हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर तटीय भाग है यानी कि समुद्र के किनारे वाला जो स्थान होता है, और कहीं द्वीप भी है। अब यहाँ पर जलवायु में भी विभिन्नता है। इसके अलावा वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। इसी कारण हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। यानी कि जो इतनी सारी भौगोलिक विभिन्नताएं होने के बावजूद भी जो हमारी परंपराएं हैं वो हमें एक सूत्र में बांधे रखती हैं। 2011 से अब तक अगर हम भारत की आबादी की बात करें तो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध ये चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको जो अक्षांश और देशांतर वाला जो चैप्टर है वो आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। अब देखिए
जो कर्क रेखा है, जो कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, ये क्या है, हमारे देश के मध्य भाग से गुजरती है। तो भारत के मध्य भाग से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा, और कर्क रेखा की कौन सी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी। अब दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि है, उसका मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 अक्षांशों के बीच। और वहीं अगर हम पश्चिम से पूर्व तक की बात करें तो भारत का जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच। तो देखिए यहाँ पर उत्तरी और पूर्वी क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो देखिए यहाँ पर बच्चों से पूछा गया है, लेकिन आपको भी इसका आंसर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि बहुत बड़े देशांतरी विस्तार, यानी कि हमारे देश का देशांतरी विस्तार कितना है, 29 डिग्री होने के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग कितना होता है, 2 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमारा कितना हो गया टोटल, यहाँ पर 29 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी कि जो गुजरात है और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 29 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो लगभग 2 घंटे के समय में अंतर आ जाता है। जैसे अगर आपके अरुणाचल प्रदेश में सूरज अगर 6 बजे उग रहा है तो वहीं गुजरात में आपके जो सूर्योदय है वो 8 बजे होगा। तो लगभग 2 घंटे का अंतर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि जो बड़े देश होते हैं, यानी कि जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की तो यहाँ पर 7 मानक समय है, और कनाडा की बात करें तो यहाँ पर 6 मानक समय है, लेकिन हमारे भारत में एक ही मानक समय माना जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, और इसी याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो देखिए ये जो 82.5 डिग्री है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद के निकट है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट यहाँ से ये समय लिया गया है। तो इसी समय को पूरे देश में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो समय होता है वही समय पूरे देश में माना जाता है। आगे यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 7 देशों की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं, और इन देशों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि पहला है आपका देखिए अफ़गानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है आपका चीन, चौथा है तिब्बत, और 5वां देश है आपका यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस तरीके से जो 7 पड़ोसी देश हैं हमारे, जिनसे हमारी स्थलीय सीमाएं लगती हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिए, तिब्बत जो है वो अब चीन के ही अधीन देश है, इसलिए यहाँ पर आप तिब्बत को नहीं गिनेंगे। तिब्बत की जगह आप यहाँ पर एक और देश ऐड करेंगे, म्यांमार। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे भारत का नक्शा है। हमारे पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और ये देखिए भारत के द्वीप भी हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार है, और नीचे की तरफ एक और पड़ोसी देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से नहीं लगती है, लेकिन ये हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। अब ये देखिए नीचे हिंद महासागर है, तो ये बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है भारत के। नेक्स्ट देखिए भारत का राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के नाम दिए गए हैं। आप देख लीजिएगा इन्हें एक बार, और आपको किस राज्य की सीमा किससे लगती है, ये सारी किस स्थिति में है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप आराम से इस मैप को धीरे धीरे करके देख सकते हैं, और अगर आपको पता है कौन सा राज्य कहाँ है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप 1-2 बार अगर इसे देखेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित जो द्वीप
हैं जो कि हमारे पड़ोसी हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव। यानी कि 7 तो ऊपर देश हो गए स्थलीय देश, इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। तो पाक जल संधि आपको पता होनी चाहिए, आप पाक नाम देखकर पाकिस्तान न लगा दें, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब देखिए, हमारा जो भारत है वो एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इस देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको ये इतना भी पता होना चाहिए कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इधर उत्तर में हिमालय है और कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर यहाँ यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये चंबल है, नर्मदा है, तापी है। इसके अलावा देखिए सतपुड़ा, ये जो आप भूरी भूरी लाइनें देख रहे हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा ये जो आप नीली सी लाइन देख रहे हैं ये नदियाँ हैं। जैसे यहाँ से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि चीन से आती है और यहाँ भारत में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो आप इस मैप को भी एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण जो है वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। यानी कि हमारे जो भारत के राज्य बनाए गए हैं ये भाषाओं के आधार पर बनाए गए हैं। अब देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। जलोढ़ निक्षेप। तो जलोढ़ निक्षेप क्या है? नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी। जब नदियाँ ऊपर से बहकर आती हैं तो अपने साथ कुछ महीन मिट्टी भी लाती हैं, इसको जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। और ये जो नदी है वो बेसिन में नदी बेसिन में ये जो मिट्टी है वो निक्षेपित कर दी जाती है। अब सहायक नदी क्या होती है? तो कोई भी वो नदी जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है वो सहायक नदी कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि जो नदी सीधे जाकर समुद्र में ना मिले, समुद्र में मिलने से पहले वो किसी और दूसरी नदी में मिलती है। जैसे यमुना है वो सीधे अपना पानी समुद्र में नहीं छोड़ती है, वो पहले गंगा नदी में मिलती है। तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भौतिक विभाजन। तो देखिए, जो भारत है इसमें पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे पर्वत भी हैं, यहाँ पठार भी हैं, मैदान हैं, तट हैं। तो उत्तर में बर्फ़ से ढका जो हिमालय है वो संतरी का काम करता है। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय यानी कि हिम माने बर्फ़ और आलय माने घर। तो हिमालय का अर्थ क्या हो गया? बर्फ़ का घर। और जो हिमालय है इसे 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में जो है उसे वृहत हिमालय या हिमाद्री, और इसी में विश्व की सबसे ऊंची शिखर जो है वो है यानी कि माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य हिमालय या हिमाचल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमाद्री के दक्षिण में है, यानी कि वृहत हिमालय या हिमाद्री के नीचे जो है उसे मध्य हिमालय हिमाचल कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी हैं। उसके बाद है तीसरा है शिवालिक, यानी कि जो हिमालय है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वृहत हिमालय हिमाद्री, दूसरा है मध्य हिमालय हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। तो आपको इनके भी नाम पता होने चाहिए और कौन सा मध्य का है कौन सा सबसे ऊपर का है ये भी आपको क्रम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है और ये जो मैदान है वो समतल होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा ये मैदान बने किससे हैं? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अभी हमने बात की थी कि जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं। अब ये जो मैदान है ये कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। अब अगला जो है वो है मरुस्थल। मरुस्थल क्या होता है? तो भारत के पश्चिमी भाग में है ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है और यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे भी कम पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार, यानी कि ये जो नदियाँ हैं ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा क्या होता है? तो स्थल का वो भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जब नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं? नदी का मुहाना
कहा जाता है। तो आपने भारत का जो हिमालय है यानी कि पर्वतों के बारे में पढ़ लिया, मैदान के बारे में पढ़ लिया, मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं पठार की। तो पठार क्या होता है? तो जो मैदान है हमारे, उनके दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, और पठार की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो नीचे से इस तरीके का है, इसलिए इसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है। इसका जो धरातल है वो ऊंचा नीचा है। यहाँ पर बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियाँ हैं। और उत्तर पश्चिम में है अरावली, जो कि कहाँ पड़ती है? आपकी राजस्थान में पड़ती है। और विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा दो और पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं इस पठार में, विंध्य और सतपुड़ा। इनसे बहकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं, अभी हमने ऊपर मैप में देखा था। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे अगर हम गंगा, यमुना, चंबल, सोन, इन सब नदियों की बात करें तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी कि ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, और जिसे सहयाद्री भी कहते हैं, और पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा और असमान है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सा जो घाट है वो टूटा फूटा है। तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट टूटा फूटा है। अब ये जो पठार है यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोयला और लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। अब तटीय मैदान क्या होता है? कि जो समुद्र के तट होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है काफ़ी संकरे हैं, और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व में बहने वाली कई नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुंदरबन डेल्टा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रवाल। तो प्रवाल क्या है? तो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, जिन्हें क्या कहते हैं? पॉलिप भी कहते हैं। तो देखिए, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, और अन्य जो पॉलिप होते हैं उनकी वृद्धि इन्हीं ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रवाल द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बच्चों की कविता है जो उन्होंने सुनामी पर लिखी है। ये चित्र भी बनाया है बच्चों ने ही। अब बात करते हैं द्वीप समूह की। तो द्वीप समूह भी हैं भारत में दो। कौन से? लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है, और ये कहाँ है? केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं ये। और दूसरा है अंडमान और निकोबार। ये कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में। तो आपका लक्षद्वीप है अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका बंगाल की खाड़ी में। तो आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो देखिए, आपका अंडमान निकोबार में 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। और सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ से आपको पता लग गया सुनामी क्या है। और इसी के साथ हमारा जो इस बुक का लास्ट चैप्टर था, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ख़त्म होता है। और इसके बाद इसके क्वेश्चन हैं जो कि आप सॉल्व करिएगा। इससे आपको अपना स्तर पता लगेगा कि आप किस स्तर पे हैं, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।